मित्रों, आज हम बात करते हैं वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आपको इससे पहली वाली क्लास में स्वर के बारे में बता दिया गया था। फिर से एक बार देख लीजिए। स्वरों की जो टोटल संख्या होती है वो होते हैं 11। और कौन कौन से होते हैं स्वर? पहला तो आपको बता दिया गया था लघु स्वर। लघु स्वर और लघु का ही दूसरा नाम है मूल स्वर, और इसका और भी नाम है ह्रस्व स्वर। ये कौन कौन से थे? छोटा आ, छोटी ई और ऊ और री, यानी कि टोटल इनकी जो संख्या थी वो थी 4। उसके बाद में मैंने दूसरा आपको बता दिया था लघु के बाद में दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वो होती 3। वो भी कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, अर्थात इनकी संख्या होती है 3। उसके बाद में आपको ये बताया गया था कि संयुक्त स्वर, जो संयुक्त स्वर हैं वो होते हैं 4। जैसे मैंने आपको बताया था पड़ोस पड़ोस के मिल जाते हैं, यानी कि छोटा आ जब छोटी ई मिल जाएगी तो बन जाता है ए, और ऐसे फिर छोटा आ ए के साथ में मिलेगा तो बन जाता है ऐ। उसके बाद में जब छोटा आ ऊ के साथ में मिल जाता है तो बनता है ओ, और जब छोटा आ ओ के साथ में मिलता है तो बनता है आपका औ। यानी कि इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। ये आपको बता दिया गया था। टोटल जो स्वर होते हैं वो होते हैं आपके 11। उसमें से उसके आगे आपको बता दिया गया था कि अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह मतलब जो आ के योग से बने हैं वह, यानी कि जो सेम शकल और सूरत आ के रूप में लिए हुए बैठे हैं वो केवल वर्णमाला में 2 ही वर्ण हैं, अंग है या तो फिर आ है। क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है अयोग वाह, मतलब आ के योग से बने हैं वह। देखिएगा बिल्कुल सेम सूरत और शकल इनकी आ की तरीके से है। ये केवल इनकी जो संख्या होती है, ये जो वर्ण है वो केवल 2 ही वर्ण है, अंग है या तो आ है, यानी कि अयोग वाह की संख्या कितनी होगी? 2। यहां पर जो अंग है उसे कहा जाता है अनुस्वार, अनुस्वार, और यहां पर जो आ है उसे कहा जाता है विसर्ग। अब बात आती है कि अंग को अनुस्वार क्यों कहते हैं? अनु मीन्स होता है पीछे, और स्वार मतलब स्वर। जो स्वर के पीछे लगे हुए हैं उन्हें कहा जाता है अनुस्वार। या सीधी सी बात है, जैसे कहा जाता है अनुचर या अनुगामी। अनुचर का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला, या अनुगामी का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला। तो वही चीज है यहाँ पे। अयोग वाह जो है वो अंग और आ है, यहाँ पर जो आ है अंग है वो है अनुस्वार, और आ है उसे विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार, अनु मतलब होता है पीछे, और स्वर, स्वर के पीछे में, अर्थात देखिएगा क्योंकि सबसे पहले स्वर लिखे गए हैं उसके बाद में अयोग वाह लिखे गए हैं, यानी कि अंग और आ लिखे गए हैं। जैसे सबसे पहले जब हम स्वर लिखते हैं टोटल, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, अंग और आ। मतलब स्वर कहां तक रहते हैं? यहां तक चलते हैं। उसके बाद में टोटल जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है 11, और इसीलिए कहा गया है अंग को अनुस्वार। अनु मतलब होता है पीछे, स्वर के पीछे। देखिएगा यहां तक लिख लिए स्वर, उसके बाद में पीछे इसका नंबर आता है अंग और आ। तो ये बात समझ गए थे? यहां तक कल की क्लास में आपको यहां तक बता दिया गया था। आज जो बताना है वो आपको बताया जाएगा व्यंजन के बारे में। व्यंजन, और जो मैंने कल भी बताया था, आज फिर चर्चा हम किए दे रहे हैं व्यंजन, स्वर और व्यंजन। मैंने कल बताया था कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है इसमें केवल
वायु की आवश्यकता होती है। स्वर जो बोले जाते हैं वायु, इनमें केवल और केवल वायु की आवश्यकता होती है। जो व्यंजन होते हैं इसमें वायु प्लस अंग दोनों की आवश्यकता होती है। वायु प्लस अंग अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है, स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी अंग को स्पर्श किए हुए ये बोले जाते हैं। इसी यानी कि अर्थात ये वायु के द्वारा बोले जाते हैं, इन्हें स्वर कहा जाता है। जैसे आप आ बोलिएगा, कोई भी मुख का अंग आपस में स्पर्श नहीं करेगा, या बड़ा आ जब हम बोलेंगे आ आप बोलिएगा, देखिएगा कोई भी अंग आपस में स्पर्श नहीं करता, इसीलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इसमें केवल और केवल वायु की आवश्यकता होती है, जबकि जो व्यंजन होते हैं इनमें वायु और अंग दोनों की आवश्यकता होती है। तो आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बारे में, और आपको पता होना चाहिए व्यंजन जो है, सबसे पहले बात आती है स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की। सबसे पहले वर्णमाला लिख लेंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, धा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, बा, भा और मा। यहां तक आपको लेटर लिखने हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो ये लाइनें दी गई हैं, ये जो लेटर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अर्थात जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे कहा जाता है वर्ग। ये आपको पता है, इसीलिए इनका जो नाम पड़ा है वर्गीय व्यंजन, इन्हें कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। और इसका जो दूसरा नाम है उसे स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन। इनकी जो संख्या होती है वो होती है टोटल 25। कैसे? क्योंकि 5 वर्ड इधर है, 5 इधर है, 5 इधर है और 5 इधर है, तो ये टोटल जो इनकी नंबर, इनके जो संख्या होती है, जो नंबर होते हैं वो 25 होते हैं। अब यहाँ पर बात आपको ये समझना है कि आ जाता है कभी कभी परीक्षाओं में कि कौन से वर्ण मुख के किस अंग के द्वारा बोले जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जो पा, फा, बा, भा, मा, आप बोल के देखिएगा, इसे ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है, ओष्ठ। क्योंकि आप जब पा, फा, बा, भा, मा बोलेंगे तो इसमें ओष्ठ की सहायता से हम ये वर्ण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे जो ता, था, दा, धा, ना जो हम बोलते हैं, ये बोलते हैं किसके? ये हम बोलते हैं दंत के द्वारा। इसे इसीलिए इनका नाम जो है वो दंतीय व्यंजन भी कहा जाता है। फिर बात आती है टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा। जब हम टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा बोलते हैं तो इसमें मूर्धा की आवश्यकता होती है, इसे इसीलिए मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। चा, छा, जा, झा, या ये जो वर्ण होते हैं इन्हें बोला जाता है ताल के द्वारा, इसे इसीलिए इनका नाम है तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है। और का, खा, गा, घा, अंगा जो होते हैं वो कंठ के द्वारा बोले जाते हैं, इसीलिए इसे कंठस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। तो फिर से सुन लीजिएगा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा, ता, था, दा, धा, ना और पा, फा, बा, भा, मा। ये जो वर्गीय व्यंजन है इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्शी का मतलब होता है ये किसी न किसी अंग के द्वारा स्पर्श करके ही बाहर निकलते हैं, इसीलिए इनका नाम स्पर्शी व्यंजन रखा गया। क्योंकि जो पा, फा, बा, भा, मा है ये ओष्ठ को स्पर्श करके निकलता है। ता, था, दा, धा, ना जो वर्ण दिए गए हैं वो दंत के द्वारा निकलते हैं, इसीलिए
दंती व्यंजन भी कहा जाता है। और जो टा ठा डा ढा ड़ा दिया गया है ये मूर्धा के द्वारा निकलते हैं, इसे मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है। ऐसे चा छा जा झा या जो है वो तालु के द्वारा निकलते हैं, इसीलिए इन्हें तालव्य व्यंजन कहा जाता है। और का खा गा घा अंगा जो दिया गया है वो कंठ के द्वारा। चाहे आप बोल के देख लीजिए, जब आप पा बोलते हो तो आपके मुख में जो ओष्ठ है वो आपस में क्या होते हैं, आपस में स्पर्श होते हैं, तब पा वर्ण उच्चारित होता है। ऐसे ही ता जो वर्ण है और जो यहाँ पर व्यंजन लिखा है वो वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध लिखा है, क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो व्यंजन आपको इस हिसाब से लिखना है। व्यंजन की वर्तनी ये सही लिखी गई है और ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये आपको याद रखना है। जो व्यंजन लिखा गया है ये व्यंजन आपका सही होगा, ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है, लेकिन आम भाषा में हम लोग ऐसे उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो पा है वो ओष्ठ को स्पर्श करके ये क्या होता है, जब हम स्पर्श करते हैं तो पा ओष्ठ पा का उच्चारित होता है, वर्ण उच्चारित। ऐसे ही जो ता है, जब हम ता वर्ण को बोलते हैं तो वो दंत के द्वारा उच्चारित होता है, यानी कि दंत, जब ता जो है बोलने के लिए दांत की आवश्यकता होती है। जब हम ता बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा होती है वो दंत में टच होती है, स्पर्श होती है, तो ता वर्ण उच्चारित होता है। ऐसे ही मूर्धा जब हम टा बोलते हैं तो हमारी जीभ पीछे की तरफ जाती है और मूर्धा जब टा निकलता है। ठीक है, ऐसे तालु जब हम चा बोलते हैं तो हमारी जो तालु है, तालु में जिह्वा जो है वो स्पर्श होती है और चा वर्ण उच्चारित हो जाता है। ऐसे ही कंठ जो है का खा हम जब बोलते हैं तो कंठ के द्वारा निकलते हैं, तो इसीलिए इन्हें कंठ व्यंजन भी कहा जाता है, यानी कि कंठ के द्वारा ये व्यंजन उच्चारित होते हैं। तो बात यहाँ पर समझ गए होंगे इतनी। उसके बाद में बात आती है कि पूछ दिया जाता है कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं। तो आपको याद रखना है इनके जो वर्ग होते हैं वो होते हैं 5। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा होता है उसी के नाम पर उस वर्ग का नाम रख दिया जाता है। जैसे का खा गा घा अंगा, यानी कि कंठ के द्वारा जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें का वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है का वर्ग। ऐसे ही चा जो वर्ण है तल के द्वारा उच्चारित होते हैं, चा छा जा झा या, तो चा सबसे बड़ा, इस अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है और सबसे बड़े वाले सदस्य के नाम पर ही उस परिवार का नामकरण कर दिया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है चा वर्ग। ऐसे ही आगे जो टा ठा डा ढा ड़ा है उसमें जो टा है वो सबसे बड़ा है अपने परिवार में, इसीलिए उसी के नाम पर उस वर्ग का नाम पड़ जाता है टा वर्ग। ऐसे ही आगे जो ता था दा था ना है वो दंत के द्वारा बोले जाते हैं, तो इसीलिए जो ता है वो अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते तो उसी के नाम पर उस वर्ग का नाम पड़ जाता है, उसे कहा जाता है ता वर्ग। ऐसे ही आगे जो पा फा बा भा मा है अर्थात ओष्ठ के द्वारा जो बोले जाते हैं उसमें जो पा फा बा भा मा जो वर्ण है उसमें अपने परिवार में सबसे बड़ा पा है तो उसी के नाम पे उस वर्ग का नाम पड़ जाता है, तो उसे कहते हैं पा वर्ग। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछ दिया जाए, परीक्षाओं में पूछ भी दिया जाता है कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपको सदैव याद रखना है इसे 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है, का वर्ग, चा वर्ग, डा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। क्योंकि ये जो वर्ग है परिवार का ही जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, सबसे बड़ा होता है, उसी के नाम पर उस परिवार का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे का खा गा घा अंगा है, इसमें का सबसे बड़ा परिवार है तो इसीलिए इसको का वर्ग में रख दिया गया। ऐसे चा वर्ग बना दिया गया, ऐसे टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में बात आती है यहाँ तक जो अंगा और या ड़ा और ना और मा है इनको नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। नासिक व्यंजन नासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम अंगा का उच्चारित करते हैं तो इसमें नाम मात्र की नाक का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसे नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। जब हम ला बोलते हैं या ना बोलते हैं, जब हम ना बोलते हैं तो उसमें हल्की नाम मात्र की नाक का
यूज किया जाता है, तो इसीलिए इन्हें जो ये अक्षर होते हैं ड़ा, अंगा, या, ड़ा, ना, मा है, इन्हें नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद में बात आती है, ये अपने वर्ग के पांचवें अक्षर हैं। का वर्ग में अगर पांचवा अक्षर कौन है तो अंगा है, चा वर्ग का पांचवा अक्षर या है, टा वर्ग का ड़ा है, और ता वर्ग का ना है, और आ वर्ग का मा है। इसीलिए ये पांचवें अक्षर होने के कारण इसे पंचमाक्षर भी कहा जाता है। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर भी इसे कहा जाता है। तो बात समझ गए हो? अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन है, अगर ऑप्शन में से पांचवा जो अक्षर है अंगा, या, ड़ा, ना, मा, अगर इनमें से दिया जाता है तो वो वही नासिक व्यंजन कहलाएगा, और पंचमाक्षर ही कहलाएगा, क्योंकि वो अपने वर्ग का सबसे अंतिम अक्षर या पांचवा अक्षर होता है, तो इसीलिए इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो उनकी टोटल जो संख्या होती है वो होती है 25, ठीक है। और कितने उसके वर्ग में डिवाइड किया गया है, तो 5 वर्ग। कौन कौन से वर्ग? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। उसके बाद में आपको बता दिया गया होगा कि जो का, खा, गा, घा, अंगा, जो का वर्ग के जो का वर्ग में पाए गए जितने भी अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं या वर्ण होते हैं, उन्हें किसके द्वारा उच्चारित किया जाता है, तो उन्हें कंठ के द्वारा उच्चारित किया जाता है। ऐसे चा वर्ग का अगर पूछ दिया जाएगा, चा वर्ग के जो भी वर्ण होते हैं वो किसके द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, तो वो तालव्य के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, इसीलिए उन्हें तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है। ऐसे ही आपसे पूछ दिया जाएगा कि टा वर्ग के जो भी वर्ण होते हैं या अक्षर हैं उन्हें किसके द्वारा उच्चारित किया जाता है, तो उन्हें मूर्धा के द्वारा, इसीलिए उन्हें मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है। ऐसे ता वर्ग आपसे पूछा जाएगा तो वो दंत के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, और पा वर्ग इसीलिए ओष्ठ के द्वारा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में बात आगे आती है, आपको बताया जाएगा अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, अब बात आती है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि 4 जो लेटर है, वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, उन्हें हम अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ ये वर्ण है या, रा, ला, वा, और इनको जब हम ये वर्ण को बोलते हैं तो पेट अंदर की तरफ खींचता है, उसके बाद में या, रा, ला, वा ये वर्ण उच्चारित होते हैं, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ का मतलब होता है अंदर से जो वर्ण निकलते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। और एक बात यहाँ पर सुन लीजिए, यहाँ पर जो या और वा है, ये जो वर्ण है या और वा जो अक्षर है उन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर व्यंजन होने के नाते, अंतस्थ व्यंजन होने के नाते भी इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। अब यहाँ पर आप कहानी इसकी समझिएगा कि या और वा को अर्ध स्वर क्यों कहते हैं। क्योंकि जो या और वा है, जो या और वा है, इसमें किसी भी अन्य अंग की आवश्यकता नहीं होती है। मुख में किसी भी अंग को ये स्पर्श नहीं करता है। जैसे हम लोग आ बोलते हैं तो कोई भी अंग स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार हम या जब वर्ड को उच्चारित करते हैं तो उसमें किसी अंग की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद में बात आती है लुंठित, लुंठित व्यंजन। लुंठित किसे कहा जाता है? जो रा है उसे लुंठित कहा जाता है। लुंठित का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं कर्ता, जो रा है वो पीछे की तरफ जाती है, जिह्वा हमारी पीछे की तरफ जाती है और दोनों जबड़ों के बीच में फंसकर फिर आगे सामने तब निकलता है। उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना है, जैसे कर्ता, करता बोल के देख लीजिएगा, 2-3 बार आप बोलोगे आपको समझ में आएगा।
इसीलिए इसे कहा जाता है लुंठित। उसके बाद में बात आती है पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक को बोलते हैं ला, ला को पार्श्विक बोलते हैं। पार्श्व का मतलब होता है ढकना। क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि पहले जो मूल वर्णमाला थी वहां पर एक थी छोटी लरा और दूसरी थी बड़ी लरा। इनका काम किसने समाप्त कर दिया? इस ला ने। कैसे समाप्त किया है? क्योंकि जो ला है वो कहती है कि हम ही इनका काम चला लेंगे। मतलब ला में अगर आदि रा लग जाएगी तो लरा बन जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों वर्णों का वर्णमाला से हटा दिया गया और केवल ला। तो इसीलिए उनका तब से नाम पड़ गया पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है ढकना। तो इसीलिए जो ला है वो पार्श्विक व्यंजन है। तो यहाँ पे बात समझ लेना। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। और या और वा जो है वो अर्ध स्वर है। ठीक है, अर्ध स्वर। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है, प्रतियोगी परीक्षा में। तो आपको यहाँ पर ये याद भी रखना है कि जो या और वा है वो अर्ध स्वर है। पूछ दिया जाएगा निम्न में से कौन से अर्ध स्वर है? कई 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना या और वा को ही टिक करना है। उसके बाद में बात आती है लुंठित। लुंठित पूछा जाएगा किसे कहते हैं? तो जो रा है उसे लुंठित, या उदाहरण के तौर पर बहुत से एग्जांपल दिए जाएंगे। वहां पे करता, धरता, कुर्ता, ऐसे ऑप्शन आपको जहां पे मिल जाएंगे वहां पर आपको लुंठित पे टिक कर देना है। उसके बाद में बात आती है पार्श्विक। अगर पूछा जाएगा किसे कहते हैं? तो ला जो है उसे पार्श्विक पूछा जाएगा। या आपसे ऐसे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन और लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो लुंठित और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन आता है? रा को रखा गया है। अंतस्थ व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन में किसको रखा गया है? ला को रखा गया है। अंतस्थ व्यंजन और अर्ध स्वर के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो या और वा आते हैं। तो बात यहां तक आज की हुई। धन्यवाद क्लास, थैंक यू।